हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वकार अली भाईजान। दोस्तों 65 की जंग के बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई 71 वाली जंग की वीडियो लाओ। 71 बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। और वैसे भी हम जब भी पाक वीडियोस वगैरह पे रिएक्शन देते हैं ना इंडियन कंटेंट पे, तो अक्सर कमेंट्स में हमें लोग जो है ना इंडिया वाले बहुत चढ़ाते हैं। 93,000 बोलते हैं, कोई मतलब कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हमें ट्रोल करने के लिए। मतलब हर जगह पर 93,000 सरेंडर, 93,000 सरेंडर। कभी फेसबुक पर, कभी ट्विटर पर वो पिक्चर लगा देते हैं, शायद हमारी फ़ौज के वो सरेंडर वाली पिक्चर। तो बहुत ट्रोल करते हैं। और 65 वाली जंग जो रिसेंटली हम लोगों ने देखी थी, हमारे तो होश ही उड़ गए थे। हम हैरान हो गए कि जिसका इतना बड़ा दिन हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है कि हमने 65 की जंग जीती थी, और हमारे ही लोगों से उन्होंने एक्सपोज कर दिया। आलोक भाई थे जिन्होंने मतलब एकदम ट्रुथ बताया। वकार भाई भी बड़ा करते थे 65 की जंग, 65 की जंग। इन्होंने भी सुना तो इनको भी पहले तो यकीन नहीं, मतलब यकीन नहीं हो रहा था वकार भाई को कि आखिर हो क्या रहा है। कि यार 65 की जंग मेरे जो मतलब बचपन से जो मैं सुनता आया हूँ वो भी आज मेरे सामने सच सामने आ गया। और हमें जो किताबों में पढ़ाया गया था स्कूल वगैरह में, तो हमारे लिए भी ये एक मतलब शॉकिंग था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, अब जो हमारे दिमाग में बात आ गई है उसको बदल नहीं सकते। मैं भी क्लियर हो गया हूँ भाई। तो अब जो हिस्ट्री है ना, तारीख, बस वो तो है तो है। अब इसको अभी चेंज जो तो कोई नहीं हो गया सो हो गया। तो अभी 71 वाली जंग का भी राज देखते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों ये 93,000 ने सरेंडर किया था, इसके पीछे क्या है। वो भी हमारे पाकिस्तानी जो लीडर्स थे बड़े बड़े, उनके मुंह से सुनेंगे आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो भाई लोग थोड़ा सुना था 1971 के बारे में, तो यार ये हमारे लोग ही ने सरेंडर किया था यार। बड़ा ट्रोल करते हैं भाई। वो रेडियो आज, हाँ रेडी है। चलो तो यार देखते हैं। वीडियो के थ्रू हम सब समझेंगे। डिफेंस डिटेक्टिव चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात होगी पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी बेइज्जती की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं अपने उन सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने 65 की जंग वाले वीडियो को खूब सराहा है। आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही डिफेंस डिटेक्टिव को प्यार देते रहिए, अपना साथ देते रहिए। साथ देने के लिए आपको डिफेंस डिटेक्टिव चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, जिससे यहाँ अपलोड किए गए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। क्योंकि इस रिपोर्ट को देखिए, नाम मात्र के वो दर्शक हैं जो वीडियो देखते हैं हमारा मसला सब्सक्राइब नहीं करते। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब वाला बटन फौरन दबा दीजिए। दबा दो, अभी दबा दो। आखिर में एक बेहतरीन से वीडियो का टुकड़ा है जिससे सुनकर आपका दिलो दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा। चलिए अब अपने आज के वीडियो पर आते हैं। आज मैं सबूत लेकर आया हूँ 1971 में पाकिस्तान से हुई हमारी जंग का। इस वीडियो में भी पाकिस्तान ही बताएंगे कि 71 की जंग में हुआ क्या था। एक भी हिंदुस्तानी इसमें नहीं बोलेगा, क्योंकि 71 की जंग में पाकिस्तानी सेना की बुज़दिली पूरी दुनिया ने देखी। जिस शर्म के बोझ तले आज भी पाकिस्तानी सेना दबी हुई है, वो इस दाग को धोना चाहती है, बार बार कोशिश करती है, लेकिन उनकी रगों में दौड़ता बुज़दिल खून दाग को और ज्यादा बढ़ा देता है। वो तारीख थी 16 दिसंबर की। ये तारीख थी पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को इंडियन आर्मी के सामने घुटने पर लाने की। दिसंबर जब भी आता है तो पाकिस्तानियों के पुराने जख्मों को ताज़ा कर देता है। ये पुराने जख्म पाकिस्तान के जिस्म पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह पर लगाए गए थे। यकीनन आप समझ चुके होंगे 16 दिसंबर 1971 ये पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है जिस दिन पाकिस्तान दो लख्त हो गया, दो टुकड़े हो गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान तकसीम हो गया। वो भाई मुल्क किसी 16 साला दोशीज़ा का दिल नहीं होता जो इतने आराम से टूट जाए। उसकी एक तारीख होती है, उसकी गहराई में जाके देखना होता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता। इन 3 कैरेक्टर्स की जगह भुट्टो साहब, मजीद साहब और याहिया खान साहब, इनकी जगह कोई और होता तो मुमकिन है ये बात 6 महीने आगे चली जाती। ये टूटना एट
एटीट्यूड और बिहेवियर ने तोड़ा है, हमारी अशराफिया के एटीट्यूड और बिहेवियर ने। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो कि 47 की वार में भी थी और 65 में भी थी, कि उसके पीछे मिलिट्री का जो है वो अननेसेसरी किस्म की डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी कि उन्होंने अवाम को एक तरफ रख के पार्लियामेंट्स जो है उनको ना कंसल्ट करके जो पॉपुलर मैंडेट है वो लिए बगैर अपने फौजों को जो है वो जंग में झोंक दिया था। एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ने उस जमाने में कहा था कि ये पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदान की तरह है, शेख मुजीब इस पे मंडलाती भी मक्खी की तरह है, यानी मसला कोई नहीं, ये उसको थोड़े से मारना चाह रहे हैं, मक्खी निकल जाएगी, फादर टूट जाएगा। भाई है या फादर है? फादर अभी उनकी हुकूमत है ना शेख हसीना। मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारी रूलिंग एलीट के एटीट्यूड और बिहेवियर का, उस एरोगेंस का, उस बदतमीजी का, उस बददिमागी का वो जिम्मेदार है, कोई बंदे जिम्मेदार नहीं, ये याद रखना। ये फैक्ट तो जुटाया नहीं जा सकता ना कि वो उनके यूनिफॉर्म से बिल्ले खींच के उतारे गए, उनको हथियार डाले गए, उनको जो है वो शर्मिंदा किया गया, सबके नाम भी लिखे हुए हैं। अब जरा आप ही सोचिए, जब जब ये तस्वीरें पाकिस्तानी आर्मी के बंदों की आंखों के सामने से गुजरती होंगी तो उसे कितनी शर्म महसूस होती होगी। उसे लगता होगा कि उफ, इसे देखने से बेहतर होता किसी और मुल्क में पैदा हो लेते, कम से कम इस जलालत से तो बच जाते। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं ये साबित कर दूंगा कि ऊपर से शेखी बघारने वाली पाकिस्तान की सेना अंदर से कितनी डरपोक है, कितनी नाकाबिल है। उनकी खुफिया एजेंसी ISI, जिसकी शान में पाकिस्तान के लोग कसीदे पढ़ते हैं, उसकी असल औकात क्या है। शुरुआत करते हैं वहां से, जहां पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां के आर्मी कमांडर जनरल AK नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। ये सानहा उस दिन वकूफ़ हुआ जब ढाका में पाकिस्तानी फौज की ईस्टर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय फौज के एक जर्नल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले और सरेंडर की डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए। यार इतने हमारे सारी वो वीडियो भी पड़ी हुई है। सरेंडर कर दिया ना सबने। हमें लगा ये कुछ लिखा हुआ है और तस्वीर है, ये तो पूरा वीडियो भी है। बड़ा दुख की बात है, कुछ नहीं छोड़ा। तो पाकिस्तान अच्छा, जिंदगी, इंसान की जिंदगी के लिए कहते हैं कि चलो कभी कभी हथियार डालना भी अच्छी बात है। हाँ, मजबूरी होगी ना, अभी इसमें कोई शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। तो जनाब, आपके जनरल जमशेद ने जो कहा ना, उसे डर कहते हैं। नहीं, डर नहीं यार, ऐसे नहीं। ये मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है ना, तो सुनिए। पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों से 71 की जंग की जांच करवाई। जस्टिस हमीदुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट दी। कई सालों तक इस रिपोर्ट को सामने ही नहीं लाया गया, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट दी गई उसके बाहर आने पर पाकिस्तान और उसकी सो कॉल्ड बहादुर आर्मी की शर्म और ज्यादा बढ़ जाती। इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन जो सानहा मशरकी पाकिस्तान है उसके कुछ हक़ाइक़ आपके इल्म में आ जाएंगे, आपका सर शर्म से झुक भी जाएगा। 71 की जंग में पाकिस्तानी आर्मी की बहादुरी की दास्तान आपको उनके एक बड़े अफसर लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान के जुबानी सुनवाते हैं। किस तरह जब उन्हें पता चला कि भारतीय फौज चढ़ बैठी है तो उन्होंने भागने में ही भलाई समझी। उन्हें वहाँ पे ऑर्डर मिले कि जी सुबह सरेंडर है और हमें हेलीकॉप्टर वगैरह जो है उनको डेमोलिशन के लिए तैयार करने चाहिए। तो जितने भी हम वहाँ पे थे, हमने कहा कि नहीं जी, हम तो निकल सकते हैं। और 2 तरीके थे, या नेपाल का रास्ता था या बर्मा की तरफ। तो हम सब ने बर्मा की तरफ इख्तियार किया रास्ता। बड़ी ये तो भाई से हम सुबह जनरल के मुंह से यार ये बातें सुन रहे हैं। रवाना हो गए थे। तो इस तरीके
अभी अब क्या कहें, जो सच्चाई है तो वो है। बड़ी बहादुरी के तौर पर याद किया जाता है। कहा जाता है कि भारतीय फौज से बचकर बर्मा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचना हिम्मत और दिलेरी का काम था। पर भाई मैं तो इस पर यही कहूंगा कि इसे बुज़दिली कहते हैं। जंगे मैदान से भाग जाना बहादुरी नहीं हो सकती। पाकिस्तानी आर्मी बुज़दिलों की जमात है, डरपोक है, सिर्फ बातों नहीं। और मैं पाकिस्तान की आर्मी को बुज़दिल ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए मेरे पास सबूत है। बगैर सबूत मैं कोई बात नहीं कह रहा। यार कभी कभी आंखों देखा हाल भी है ना, मगर भाई जब उनको पोस्ट किया गया ढाका में तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन जैसे ही दिसंबर 1971 में जंग शुरू हुई तो फिर वो कभी रोते थे, कभी हिचकियां लेके आंसू बहाते थे, पता नहीं क्या कुछ करते थे। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर सादिक सलीम ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। अब ये जनरल न्याजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हाँ, ये किसने लिखा है? हमें मेरे भाई बड़ा जनरल थे हमारा सदीक सालिक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जुमा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात खराब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल न्याजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं। तो इस किताब में ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब लिखते हैं कि वहां पर मेजर जनरल रऊफ फरमान अली भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि न्याजी साहब बताइए मुहाज की क्या खबरें हैं, तो न्याजी साहब रोने लगे। सबसे पहले सरेंडर की रिकमेंडेशन यानी हमारे GHQ ये कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाओ, बाकी वो रेजोल्यूशन हम टेबल कर रहे हैं। यानी आगा शाही उस वक्त हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे और भुट्टो साहब कह रहे थे कि 1-2 दिन हम होल्ड कर लें, हम कुछ अपना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा, न्याजी साहब ने, नहीं हमें सरेंडर कर देना चाहिए, हम ज्यादा रजिस्ट अब नहीं कर सकते वरना हमारे बहुत लोग मरेंगे। तो इनकी बहुत इंसिस्टेंस और रिकमेंडेशन थी कि सरेंडर कर लें। दिन जर्नलों का जो है, आप जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी आप बुक्स उठा के देखें कि किस तरह उनकी एक तरह की इन फाइटिंग चल रही थी। एक जनरल दूसरे के जी टिक्का खान का कसूर है, दूसरा फरमान अली खान कहता है जी उसका कसूर है, तीसरा जो है जी उसका कसूर है। जनरल न्याजी जिसने हथियार फेंके खुद वहाँ पे लड़ते हुए, उसने वापस आके जो अपनी किताब लिखी उसने सब इनके सर डाल दिया। तो उसमें ये ऐसा लगता है कि जिसको अब हेडलेस चिकन कहते हैं ना, दे वर रनिंग लाइक हेडलेस तो आपस में ही कि हम करके रहे हैं। जनरल खुद लिखा है, किताब लिख दी है, सारे को नाम भी लिख दिए हैं। बड़ा यार अफसोस हो रहा है हमें। हथियार भी खुद फेंक दिए और सभी के नाम ले लिए। क्लैरिटी नहीं थी कि हमारा मकसद क्या है। अफसोस की बात है, अभी हमें क्लियर ही नहीं थे हमारा मकसद क्या था। कश्मीर क्या से अपना जो पोटेंशियल है उसको यूज कर सके और ना ही जो है वो पीछे हटने की पोजीशन में रहे। वो अल्टीमेटली जाके उनको जो है हथियार फेंकने पड़े। ये कहाँ फंस गए थे, वो भी कहाँ हथियार फेंके, बांग्लादेश में, ढाका में 16 दिसंबर को। निजाम होता है। ये आपकी नॉलेज में क्या इस तरह की बात? ये फैसला तो जनरल आया और जनरल हमीद जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये इनका फैसला था और इन्होंने ये फैसला न्याजी तक पहुंचाया था कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, हथियार डाल देना चाहिए। ये तो आप लोग जानते होंगे ना कि जंग में हथियार डालने का मतलब क्या होता है, और वो भी 1-2 नहीं, 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेके। आप लोग नहीं मानते ना कि आपकी सेना किसी काबिल नहीं। उसमें जंग लड़ने के लिए दिमाग ही नहीं। भाई दिमाग होगा तो प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगी तो जंग कायदे से लड़ी जाएगी, जंग कायदे से लड़ी जाएगी तो जीती जाएगी। लेकिन आपकी सेना में दिमाग है ही नहीं, और इन्हीं बिना दिमाग वालों में से कुछ ISI में बैठे हुए हैं। आपकी सेना और ISI की पोल खुद आपके पाकिस्तानी लोग ही खोल रहे हैं। सुन लीजिए, पाकिस्तान और भारत की जो बाकायदा जंग है ये तो शुरू हुई 3 दिसंबर 1971 को, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का फैसला 1 अप्रैल 1971 को कर लिया था। और राघवन साहब ये भी लिखते हैं इस किताब में कि
बाकायदा जंग तो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई, लेकिन भारतीय फौज मशरकी पाकिस्तान के अंदर 21 नवंबर 1971 को दाखिल होगी। और ये फैक्ट है कि सन 48 से हिंदुस्तान ईस्ट पाकिस्तान में काम कर रहा था और आखिर में तो ट्रेनिंग थी। भारत पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है और बेचारी ISI उसे कानो कान खबर नहीं है। खबर कब होती है? जब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बढ़ चुका होता है। जरा सोचिए किसी देश की खुफिया एजेंसी और वहां की सेना के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। ये जो थी ईस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन, पाकिस्तान आर्मी का या फौज का या जो भी ईस्टर्न कमांड और उसमें GHQ भी सब शामिल था, दैट वाज ए बिगेस्ट डिजास्टर। हमारी टोटल मिसकंसेप्शन, ये हमारी समझ में नहीं आ सकता कि इतनी स्ट्रेटेजिक और इतनी पाकिस्तान की जबरदस्त हाँ, हमारे फौजियों ने सरेंडर कर दिया, आप चने खा रहे हो। बचा क्या है? चने ही खाना तो यार, मुझे अभी गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ था? और सब वीडियो भी रख लिया, वीडियो तो छोड़ दो, डिलीट कर दो। वहाँ कैंपों में ट्रेन कर रहे थे और हम जैसे ऑस्ट्रिच की तरह सर नहीं झुका उसमें रेत में गुजार देते, ऐसे कहे जा रहे हैं। अगर वहाँ पर जनरल और फिर दूसरे हम कह रहे हैं कोई पठान होता तो हम इधर या कोई बलोच या सिंधी, अपनी फौजें वहाँ से निकाल के फिर मजा आता। वहाँ पर हमारी आर्मी ने इंडियन आर्मी को टोटल वॉकआउट दे दिया और विड्रॉ कर गए सब, और भागने का भी रास्ता नहीं था। भागने का पाकिस्तानी आवाम को कहूंगा कि आप लोग अपनी सेना की तरह शुतुरमुर्ग मत बनिए, सच को स्वीकार करना सीखिए। जंग किसी काम की नहीं, सुन रहे हैं अभी तो भाई को मिटाना है, आने वाली नस्लों को अच्छी शिक्षा देनी है। क्या सोच रहे थे? दुनिया दर्जे का नहीं समझना है। ये बात अच्छी है। यही काम आपने पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के साथ किया। आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था, जरा सुन लीजिए। और हमारे से झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा था, एक ही PTV था, एक ही अखबार कंट्रोल था। हम यहाँ लड़ते फिर, मैं इंग्लैंड गया, सबसे लड़ा हूँ कि नहीं हमने पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक किया, ये हिंदुस्तान की साजिश थी। बाद में जाके जब पता चला, एक मेरा दोस्त अशरफुल हक जो उस वक्त बांग्लादेश की ईस्ट पाकिस्तान की अंडर 19 का कैप्टन था, जो मैं आखिरी, हमने पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अंडर 19 और ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मार्च 71 में मैच हुआ था। वो आखिरी दफा था, आखिरी जहाज गया, उसके बाद ऑपरेशन मार्च 71 में ऑपरेशन हो गया। तो मुझे याद है कि वो मुझे तब कह रहा था कि इमरान यहाँ बड़ा या बुरा तासुर पड़ रहा है और लोग पाकिस्तान से अलहदगी की कर रहे हैं, और वो बड़ा प्रो पाकिस्तान था। 1970 की जो इलेक्शन थी उसमें मुजीबुर रहमान जो है वो मेजॉरिटी ले गए, मगर फौज को और भुट्टो साहब को ये बात मंजूर नहीं थी, और याया खान और भुट्टो साहब ने मिलकर ये फैसला किया कि नहीं, सारा यहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है वो खत्म हो जाएगी। मुजीब जो थे वो इसमें यकीन नहीं रखते थे नेशनल सिक्योरिटी स्टेट में, वो अपनी एक रियासत की तरफ जाना चाह रहे थे और सॉवरेन रियासत बनाना चाह रहे थे और हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते थे। इसीलिए फिर हिंदुस्तान ने उनकी मदद की और हमारे साथ जंग हुई और हम आधा पाकिस्तान गवा बैठे। ये अयूब खान साहब का डिजास्टरस पीरियड था। मैं बाद में उस दिन यार खान बोलने का मैंने कहा जी ढाका पार हो गया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना जी कि पाकिस्तान लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन ये तो ऑल ओवर ढाका इज पार्ट ऑफ माय कंट्री, ईस्ट पाकिस्तान इज नॉट माय कंट्री, यू नो। ये कैसे हो सकता है जी? पता है मुझे क्या जवाब मिला जी, मुझे सपोर्ट है व्हाट यू आर सेइंग जी। छोड़ो यार, ये काले सारे काले बंगाली की खातिर हम वेस्ट पाकिस्तान को खतरे में डाल दें। जब भी वहाँ पे जुल्म शुरू हो गया बांग्लादेश में, तो वहाँ से लोग जो है रिफ्यूजी बन के इंडिया में भागना शुरू हो गए। जैसे आपका अफगानिस्तान में हुआ था कि 30 लाख अफगान जो है पाकिस्तान में आ गए थे, इससे भी बड़ी तादाद में रिफ्यूजी जाना शुरू हो गए। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लाखों की संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से रिफ्यूजी भारत आ गए। भारत के लिए बेहद मुश्किल घड़ी थी। वकार भाई के होश उड़ गए ये सब देखकर, अभी जुकाम हो गया है भाई, दर्द देखकर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा दबाव था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना वादा पूरा किया। भारत की सेना बंगालियों पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म को रोकने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल हो गई और उसने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करवा दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी फ्रंट पर जंग छेड़ दी, लेकिन भारत पहले से ही इसके लिए तैयार खड़ा था। अब कुछ लोग कहते हैं जी उसके बाद हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, विच इज नॉट ट्रू। और आप अगर हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें जैसे कि उसे पढ़ा जाना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे आपको पढ़ाई जाती है।
तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो हमला कर दिया था वेस्ट, जो इसका महाज है वेस्ट पाकिस्तान, बारामूला। कहते हैं जी 1971 की वार में कश्मीर फैक्टर नहीं था, कश्मीर फैक्टर था। बारामूला जो है वो कश्मीर में है, पाकिस्तान में नहीं है। बारामूला में इन्होंने जो है वो अपनी फौज उतार दी थी। ये हिंदुस्तान के 5 सेक्टर्स पे जो है राजस्थान पे इन्होंने हमला कर दिया था, वेस्ट पाकिस्तान पे। उस हमले के बाद जो है वो फिर जो है हिंदुस्तान ने पूरे तरीके से जो है ना वो अपनी फौजें दाखिल कर दी वहाँ, जिसके नतीजे में ये इधर ऐलान करते रहे कि हम तो जनाब पता नहीं 1000 साल लड़ेंगे, क्या करेंगे। उधर उनका जनरल जो था उसने अपनी हिंदुस्तानी जनरल को पेश कर दी कि जनाब हम तो लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो इसमें आप जो चीज़ पॉइंट आउट करने की है वो ये है कि ना सिर्फ आपने तारीखी तौर पे इस तरह के मतलब एडवेंचर्स किए, बल्कि आपने बाद में फिर उस तारीख को मसर करके उसको अपनी मर्जी से आपने उसके नताइज निकालने की कोशिश की, उसको तोड़ मोड़ के फिर अपनी आइंदा नस्ल को पेश करने की कोशिश की और ये कहने की फिर जी हमारे कारनामे हैं जी इस बार के हवाले से। क्या कारनामे हैं जी? वो हमने 90,000 कैदी छुड़ाया था। वो आपको कैदी बनवाने के लिए किसने कहा था कि आप एक काम क्रिएट करके फिर उसको फिक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये हिमाकत अमेरिका के दम पर की। पाकिस्तान को भरोसा था कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके कहने पर दूसरे मित्र देश भी जंग में पाकिस्तान का साथ देने चले आएंगे। भारतीय एयरफोर्स ने आसमान में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर रखा था, जमीन पर आर्मी ने रोक रखा था और समंदर में भारत की नेवी पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। चारों तरफ से घेर लिया था, जकड़ लिया था। ज्यादा हो रहा है। भारत को रोकने के लिए अमेरिका से फ्लीट चली, ब्रिटेन फ्रांस भी थे, लेकिन अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे कि उन्हें भागना पड़ा। जी हाँ, भागना पड़ा। हम ये समझ रहे थे कि इंटरनेशनल वो आ जाएंगी और सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाएगा और हेल्प आ जाएगी और इंटरवेंशन आ जाएगी और ये मामला रुक जाएगा इस तरह के लिए। और ये होता रहा आखिर वक्त तक कि वो 6th फ्लीट आ रहा है और मूव हो रहा है और ये सब बुरी बातें, ये सब गलत बातें और कौम को भी धोखे में रखना और अपने फौजी और अपने लोगों को धोखे में रखना। अब जब उसको शो किया तो उस वक्त जो है ब्रिटिश जो है उन्होंने रेडियो जो बहुत इंटरसेप्ट हुआ और उसकी आज तक रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने रेडियो किया अमेरिकन्स को कि वी आर टू लेट। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी वहाँ तो रूसी तो पहले से बैठे हुए हैं और उनकी न्यूक्लियर आबदोज़ें हैं, हम तो आगे नहीं जा सकते। वहाँ से आपका जो बहरी बेड़ा है जिसके इंतज़ार में बांग्लादेश बन गया, वो बहरी बेड़ा वहाँ से पीछे हटना शुरू हो गया, जो कि इनमें इतना ही हिम्मत नहीं थी कि रूस के साथ जंग लड़ सकें उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ। यही बात फ्रेंच की थी, उन्होंने यू टर्न लेके उधर निकल गए। बरतानिया जो है उसने रिवर्स लगा लिया और पाकिस्तान हैरान रह गया कि भाई ये जो हमारे सारे दोस्त थे इनको अचानक क्या नजर आ गया। ये तो बाद में जनरलों को पता चला दोस्त ना रहा, मतलब धोखा देकर लड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। आप वो देख के अब समझ गए होंगे सारे। यहाँ भी पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ गया। यहाँ कौन नाकाबिल साबित हुआ? पाकिस्तानी डिप्लोमेसी। अब 71 की जंग का अंजाम क्या हुआ ये भी जान लीजिए। मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की यंग जनरेशन से कि आप लोग इनकी बातें जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आप स्कूलों में जंग की जीत की जो कहानियां पढ़ते हैं ना, जो आपको बताया जाता है ना, वो सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। दानश्वर इसको भी अभी अगर हमने ऐसी बात कह दी ना यहाँ पर लोगों को, भाई फिर खैर नहीं हमारी, कोई सच कबूल नहीं कर सकता। देखना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई थी 1971 में, लास्ट में हम बताएंगे। वो प्रिजनर ऑफ वार बन गए। दूसरी जंग अजीम के बाद मिलिट्री का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे हुआ कि 90,000 लोग हथियार फेंक के कैदी बन गए। आप जब किसी यंग जनरेशन को या बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं या उनमें डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो इससे बड़ी इंटेलेक्चुअल बदयानती जो है, डिसऑनेस्टी और क्या होती है कि आप लोगों को असल हकायक से खुद को तो जो पॉलिटिक्स में जो करते हैं लेकिन अपनी यंग जनरेशन को भी मतलब मिसगाइड करते हैं। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये रहा है पाकिस्तान का कि तारीख कभी दुरुस्त पढ़ाई नहीं गई न बताई गई। वाक़या कुछ और होता है, हमें पढ़ाया कुछ और गया है। एक तरफ तो फौज हार चुकी जब 1971 इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा डिमोरलाइज्ड। दोस्तों मेरे पास और भी कई सारे सबूत हैं। आपके पाकिस्तान में कई किताबें मौजूद हैं जिन्हें आप लोगों को पढ़ना चाहिए। कुछ किताबों के नाम मैं बताता हूँ जिनमें आपकी सेना कितनी काबिल है इसका जिक्र किया गया है।
यकीन मानिए पाकिस्तानी आर्मी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उन्हें सुनकर तो बंदा शर्म से ही मर जाए। कैरी शॉफील्ड अपनी किताब इनसाइड द पाकिस्तान आर्मी अ वुमेन्स एक्सपीरियंस ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द वॉर एंड टेरर में लिखती हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी छवि से ज्यादा खो दिया। बांग्लादेश का आजाद होना, पाकिस्तान अपमानित हुआ, अपनी 54% आबादी, कीमती कच्चा माल और सांस्कृतिक विविधता खो दी। इसके दशकों बाद अब्दाबाद का ऑपरेशन जिसमें उसामा बिन लादेन को मारा गया, उसमें आर्मी को सार्वजनिक तौर पर जलील होना पड़ा। शुजा नवाज अपनी किताब पाकिस्तान इट्स आर्मी एंड द वॉर्स विद इन में लिखते हैं, पाकिस्तान के लिए नतीजा हार निकला। सेना ने पूर्व में ऑपरेशन कर ब्लंडर किया और पश्चिम में बेकार एडवेंचर किया। जंग के लिए स्पष्ट लक्ष्य का ना होना, पश्चिम में कमांड के भाई आगे सुनना नहीं जा रहा, मतलब इतना शर्मसार हो गए ना अभी हमें लग रहा था इंडिया की जो ऑडियंस है, जो हमें अक्सर कमेंट में चिढ़ाते हैं, ट्रोल करते हैं, हम समझते थे ये सिर्फ हमें मजाक बनाते हैं, ऐसा रियल में कुछ नहीं होगा। अगर ऐसी मजबूरी भी हुई होगी तो इतना नहीं, लेकिन यहाँ तो पूरा भाई एक्सपोज कर दिया, वीडियो दिखा दी, वो हमारे बड़े बड़े लीडर्स, जर्नलिस्ट, इमरान खान सबके मुंह से सुनवा दिया कि हम 71 की जंग हार गए और 90,000 से ज्यादा लोगों ने सरेंडर कर दिया, वो भी हथियार नीचे रख दिए और बोल रहे थे कि यार अभी क्या ही बोल रहे हैं आप बताओ भाई। बस वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना वो हमारी दूर हो गई, वो हमें भी पता चल गया। आप भी बड़ा इतराते थे 65 अभी बताओ 71 की भाई हो गया ना काम तमाम। 65 वाला भी हम वैसे भी 65 वाले को नहीं मानूंगा, बाकी इसको मैं मानूंगा। 65 अभी भी नहीं मानते यार, 65 के बाद वाला ये सीन हो गया भाई। जो हमारे नहीं, ये तो हकीकत थे, ये सही बता रहे थे। हमारे जो फौजी थे ना वो चले गए अंदर बांग्लादेश में, फिर चारों तरफ से घिर गए थे और वो पीछे हटने का भी मौका नहीं मिला था। वो किधर जाए, ऊपर से तो चारों तरफ घेरा हो गया। बस उस लास्ट में वो अच्छा हुआ तो सरेंडर कर दिया। ये जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लीडर हैं, हम उनका इज्जत से नाम लेते हैं, अजीम लीडर हैं, उन्होंने ना बोला था नोबडी कैन अंडू पाकिस्तान, पाकिस्तान को कोई खत्म नहीं कर सकता। टुकड़े तो बाद की बात भाई, उसके ये तो वो टुकड़ा हो गया, फिर उसके चले जाने के बाद ही तो ये हुआ। नहीं, उन्होंने बोला ना कयामत तक पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, तो ये पाकिस्तान का एक हिस्सा क्यों चला गया बताओ मुझे अब। भाई मैं क्या उस जमाने में था क्या? नहीं, इसका मतलब इंडिया वाले सच कहते हैं ना कि बलूचिस्तान भी अलग होगा, सिंधु देश भी बनेगा। नहीं होगा, अंदर से काम कर रहे थे, ये भाई बता रहा है, ऐसा को भी नहीं पता। नहीं, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो ना, इंडिया वाले वो बोलते हैं ना बलूचिस्तान भी अलग हो सकता है, सिंधु देश, वो कभी भी नहीं होगा। अभी वो बन गया है पाकिस्तान। पहले भी तो ये खबरें थी ना बांग्लादेश अलग नहीं होगा, फिर बन गया भाई। वो उस जमाने की, वो पिछला जमाना का जमाना है। आर्मी 90,000 आर्मी वो भी थी भाई, वो 90,000 वाली आर्मी और इस आर्मी में जमीन आसमान का फर्क है। और हम एक अभिनंदन को चाय पिला दी उस पर इतराते खुश होते हैं, टील फंटास्टिक। यहाँ पर तो 90,000, यार शर्म की बात है। अभी मैं क्या ही बोलूं भाई। हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जिंदाबाद, हम कहेंगे हमारा मुल्क मैं कुछ भी करूं, मैं अपना आर्मी के ये बात है। उस जमाने की आर्मी के, उस जमाने की आर्मी में और इस जमाने की आर्मी में बड़ा डिफरेंट है। नहीं, उस जमाने देखो ना, भारत इतना बड़ा है, फिर भी हमारी दिलेरी है, उनसे साथ हमने जंग की। अभी मैं एक बताता हूँ, इस वीडियो से हमें 2 चीजें पता चलती हैं। अगर आप एक साइड सोचोगे तो ऐसा महसूस होगा कि ये शर्मनाक हार थी, दूसरी साइड अगर देखोगे तो इंसानियत भी थी। वो बोल रहा था जनरल हमारा कि इंसानों की जान ज्यादा कीमती थी। ये हमारे जनरल को छोड़ो, वो उन्होंने हमें छोड़ दिया है आर्मी ने। अरे चुप करो, तुम्हें पता ही नहीं है उस जमाने में। नहीं, उस जमाने में अभी ऐसा हुआ होगा ना, मजबूरी हुई होगी यार। 93,000 थे तो उनको पता था अगर कुछ ऐसा हादसा हो गया तो सबकी जानें चली जाएंगी, इस वजह से भलाई इसमें थी कि पीछे हट जाए। और शायद इंडिया वालों ने वो बात पकड़ ली और आज तक हमारा मजाक बना रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। अभी कतर में भी वो इवेंट हुआ था ना फुटबॉल का, आर्मी कौन सी आर्मी की? पाकिस्तान की आर्मी। और क्या, सऊदी में जनरल रायल शरीफ वहां पर सर्विस दे रहे हैं। भाई हमारी आर्मी चाहे कुछ भी हो, हम पाकिस्तानी हैं। हमने वीडियो देखी, हमें फील हुआ, एम्बेरसमेंट हुई, हम मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि छोटी सी वीडियो के हम लोग अपनी पाक आर्मी को बुरा भला बोलेंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी। जो श्रीलंका में जो टाइगर ग्रुप था ना, वो कौन सी आर्मी ने खत्म किया? वो भी पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का हर जगह जलवा है। अभी अपनी आर्मी का जो अभी भाई, हम अपनी आर्मी की तारीफ करेंगे, कुछ भी हो। बाकी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अभी वो चैप्टर वो बंद हो चुका है। वो सारे जो आर्मी थे 90,000 ने जिसने भी ये सरेंडर किया, वो
वो सारे सो गए। बाकी अब जो न्यू आए ना वो सारे जाग रहे हैं मेरी जान। भाई कहने की बात है, वीडियो से हम लोग फील कर सकते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन हम इतने भी यार कम ज़रफ़ नहीं है कि यार एक वीडियो 93,071 वाले टाइम में ऐसा हुआ भी था, हाँ वो सबूत मिल गया, तो उसके बिना पर हम अपनी आर्मी को बराबर ढूंढ के निकाले भाई। उसकी मेहनत है, बड़े उसने वीडियो अच्छी बनाई है। सीनियर जर्नलिस्ट अरे जर्नलिस्ट को खुद ही पता नहीं है, वो भी चूरन दे रहे हैं हमें। भाई कुछ भी हो, पाक आर्मी जिंदाबाद। हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और अगर हम पाकिस्तान में रहकर अगर पाक आर्मी को कुछ कहेंगे तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं है। निशाने हैदर लिखा हुआ है। अब ये आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सुनो समझो, तो हमने सुन लिया, समझ भी लिया, हम मान गए। लेकिन अभी इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी वीडियोस अगर और भी हैं तो कमेंट में हमें बताओ, और कौन सी जंग है तो वो भी हम देखें तो हमें पता चले। उसमें देख मुझे एक बात ये भी पता चला, इंडिया के साथ रूस भी था मिला हुआ, रशिया भी था। पाकिस्तान को मतलब धोखा मिला ना। हाँ और क्या, धोखे की वजह से हम पीछे से वार किया ना यार। ये हमारे भी दूसरों के आसरे लड़ेंगे तो ऐसा ही होगा। नहीं भाई, जंगे होती है ना, दोस्ती भी होती है ना, जंग में यार सपोर्ट भी होता है दूसरे कंट्री का, लेकिन हमें वो कटप्पा वाला सीन हो गया पीछे से ही मार दिया। तो दोस्तों ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।